वेदर होता है तो उसके अंदर और सर्द मौसम होता है तो उसके अंदर तरह तरह की जो वायरल डिजीज़ हैं वो भी फैल रही होती हैं, उससे मुतालिक भी हम बात करते हैं। लेकिन एक इशू जो है वो है पैरालिसिस का, यानी कि फालिज का ख़तरा भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो ग़ालिबन उतना नहीं रहता जितना होना चाहिए, सिकुड़ जाती हैं हमारी शरीयानें। नहीं रहती। दूसरा ये कि हम पानी भी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, हम ज़रा चाय कहवों कॉफ़ी पे हमारा इंसार ज़्यादा होता है, पानी की इंटेक कम हो जाती है, प्यास नहीं लगती। और यही कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से खून की शरियानें जब सिकुड़ जाती हैं और आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो तब रिस्क पर आप आ जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो आप फालिज के रिस्क पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों है और हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? न्यूरोसर्जन डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, उनको गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ऐसा है कि विंटर्स में फालिज का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि खून की शरियानें सिकुड़ जाती हैं? जी बिल्कुल, विंटर में इसके जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो विंटर में ही आते हैं। इन चीज़ों के रीज़न ये है कि जब ड्रामेटिक जो है टेम्परेचर कम होता है, ये लेट सपोज 25 से 17 हो गया, 16 हो गया, तो बॉडी के जो वेसल्स हैं उनकी साइज़ कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हो या जो पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। उसकी वजह से जो दिमाग के हिस्से होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि वेसल की साइज़ जैसे कम हुई सामने वाले एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में ये बहुत देखा गया है हमारे एरिया में भी और फॉरेन में भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसा आपने फालिज की बात की स्ट्रोक की, तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉज ऑफ द डेथ एंड मॉर्बिडिटी, मतलब पैरालिसिस वगैरह पेशेंट जब दूसरों पर तो उसके अंदर माई लेट फादर सफ़र्ड दैट एज़ वेल, लेकिन उनका जो एपिसोड थी अब वो तकरीबन 24 आवर्स के अंदर एक तो जल्दी हॉस्पिटल लेके गए थे और उसके बाद वो एक दिन के अंदर ही वो सिम्टम्स जो हैं वो वापस हो गई थी, रिजॉल्व हो गई थी। यस, देखें इसके 3 किस्म के टाइप्स हैं। एक है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो वही जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये वार्निंग साइंस होती हैं कि भाई स्ट्रोक हो सकता है, राइट? तो उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, जो 4 घंटे से 24 घंटे तक रह सकता है। सेकंड इज इस्केमिक अटैक, जिसमें वेसल जो है वो सिकुड़ जाए और एरिया की पूरी ब्लड सप्लाई ही कम हो जाए, तो वो हमें क्लॉट हो जाए, तो वो हमें जो हम एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल उसका कलर चेंज होता है। एक होता है कि हेमरेज हो जाए, जब इतना क्लॉट इतना सख्त और प्रेशर ज़्यादा हो तो ब्लड की वेसल ही फट जाए, दैट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन लकीली दैट इज़ ओनली 10%। 85% जो है वो इस्केमिक अटैक ही होता है। और अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे आपने इस्केमिक अटैक की बात की तो इसके अंदर ये भी मिसाल के तौर पर कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ब्लड फ्लो ऑलरेडी कम होता है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम होता है, उनकी एक्टिविटी भी इतनी कम हो जाती है, तो उनके चांसेस फिर थर्ड टाइप के कम हो जाते हैं। लेकिन किसी जवान बंदे को तो उसको हेमरेज का खतरा ज़्यादा होता होगा। नहीं, ओल्ड एज में ज़्यादा है, ओल्ड एज एग्जैक्टली। स्पेशली जो ब्लड प्रेशर, आप ये समझ लीजिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या आफ्टर 55 ये डबल हो जाता है। अगर आप स्ट्रोक की बात करें तो है तो इस्केमिक स्ट्रोक ज़्यादा, हेमरेज भी होता है, लेकिन अगर हेमरेज पर्टिकुलर बात करें तो वो उनमें ज़्यादा होता है जो पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। और उसमें वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो समझते हैं कि हम जो मेडिकेशन ले रहे हैं हमारा ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, फिर वो अपनी मर्जी से लेना शुरू कर देते हैं। 2 दिन छोड़ दी, 3 दिन, और उसमें ये होता है कि सडन उनकी वेसल जो है उसकी साइज बढ़ती है और उसमें वो रप्चर हो जाती है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए, मतलब कितनी जल्दी अगर आप ले जाएं डॉक्टर के पास और आप हॉस्पिटल ले जाएं तो बचाया जा सकता है? देखिए 3 to 8 आवर्स, इसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड। 3 to 8 आवर्स गोल्डन पीरियड है। और सेकेंडली जैसे इन्होंने बात की कि इनके वालिद साहब को, तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी कितनी है। कि जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं सिवियरिटी कितनी है, ऐसा तो नहीं सिर्फ बम्पर लगा है या बहुत ज़्यादा कोई इंजन को। इसी तरह जो अटैक हुआ है उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है तो इट्स अब अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर आप गोल्डन पीरियड पूछें तो दैट इज़ 3 to 8 आवर्स। यूजुअली लोगों का लेफ्ट साइड जो है वो ज़्यादा जी हाँ, एक्चुअली इसमें लेफ्ट स्ट्रोक राइट की तरफ ज़्यादा होता है वेसल की वजह से भी। दोनों में से एक वेसल थोड़ी बड़ी होती है, ब्रेन में जो हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, एक थोड़ी डोमिनेंट होती है, दूसरी इतनी नहीं होती। फर्स्ट। सेकंड थिंग ये है कि जो पेशेंट्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं, या तो उसको दो नज़र आएंगे या उनको जो है वो बोलने में मुश्किल होगी, डिस आर्टिकुलेशन कि बोल ही नहीं सकेंगे या बोलने में मुश्किल होगी। उसके अलावा हाथ की कमज़ोरी या पाँव की या दोनों की कमज़ोरी। एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये जो सिम्टम्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे स्ट्रोक हुआ उससे पहले कोई नम्बनेस या कोई ऐसी चीज़ या सुन जाना, सो जाना, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? एग्जैक्टली, वो बिल्कुल होती हैं पेशेंट्स को कि पेशेंट जो है कभी नमनेस फील करते हैं, हाथ पाँव में हैवीनेस फील करने,
हेडेक फील करते हैं, सर का दर्द, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको कैजुअल ले जाते हैं, कैजुअल लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई आप टैबलेट कॉन्स्टेंट ले लें। हाँ, बहुत कम ही ऐसा होता है, यहाँ जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन दे शुड गो फॉर चेकअप, स्पेशली वो रिस्क पे पेशेंट होते हैं। और ऐसी सूरत में क्या चेकअप के लिए जाएं? देखिए वो जाएंगे, उनकी ईसीजी होगी, अच्छा ठीक है, उनके सिम्टम्स की सिवियरिटी देखी जाएगी कि उनकी पल्स कैसी है, उनका बीपी कैसा है, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डॉक्टर देखते हैं और उस हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। दे शुड गो फॉर एमआरआई, सीटी स्कैन, या उनका ईसीजी पे ही पता चल जाता है। अच्छा, इससे दूसरा जो है कि जो आपने टीएसए की बात की, ठीक है, उसके अंदर क्या फिर चांसेस होते हैं आपके कि एक दफ़ा आपको अगर वो हो गया तो फिर यू आर एट रिस्क है वो आपको दोबारा होगा? जी, दोबारा हो सकता है, बिल्कुल। बल्कि ये समझिए कि दैट इज़ अ रेड फ्लैग, दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि दोबारा इस तरह का अटैक हो सकता है और इससे सिवियर भी हो सकता है। अब ना होने को तो हो सकता है सारी ज़िंदगी ना हो, लेकिन पेशेंट्स कम अंडर। डॉक्टर साहब, मेरी मदर भी इस वक्त ये शो देख रही होंगी और उनको भी इसी स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इतना शूट कर गया था, उनकी जो लेफ्ट साइड थी वो पैस हो गई और उसके बाद अभी भी लाइक प्रॉपर साल भी फिजियोथेरेपी कराने के बाद टांग जो है थोड़ी बहुत मूव करती है, बट हार्ट वैसे मूव नहीं करता। तो ज़रा बताएं ऐसे तमाम तो लोगों को जो कि देख रहे हैं और जिनके बच्चे उनकी मतलब सूरत हाल की वजह से कंसर्न है कि कितना ज़रूरी है कि वो भी विल पावर पैदा करें और उनके लिए क्या क्या एहतियात ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे बताएं ताकि लोग करें भी। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं इसके रिस्क फैक्टर की तरफ आऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो जो सॉल्ट का इस्तेमाल है वो लिमिटेड है, ठीक है। सेकंड, सैचुरेटेड फैट, जो फ्राइड चीज़ें होती हैं जैसे चिप्स हो गए, जैसे चिकन वगैरह, जो फ्राइड बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग बहुत बड़ा, मेल में ये ज़्यादा होता है, तो स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, और जो ब्लड थिनिंग टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं वो रिस्क पे रहते हैं। अच्छा। अब जिनको ब्लड प्रेशर है, अच्छा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वॉक करना, इधर यंग है, एक्चुअली 40s के बाद तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यंग है तो अपना वॉक वगैरह करें, स्लीप प्रॉपर हो, स्लीप प्रॉपर ना होने की वजह से भी रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, या स्ट्रेस, मैं भी सुन लूं। या स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस होगा तो स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, तो ये एक फैक्टर्स बन जाते हैं सारे। अगर कोई भी इनमें से है तो उसको रिड्यूस किया जाए। सेकंड ये है कि जो लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं वो प्रॉपर उसका यूज़ करें। एस्पिरिन ले रहे होंगे या वारफेरिन ले रहे होंगे, व्हाटएवर मेडिकेशन, या ब्लड प्रेशर की वो मेडिकेशन यूज़ कर रहे होंगे, उनको कभी भी अपनी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ना छोड़ें कि मुझे ब्लड प्रेशर फील नहीं हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर या शुगर हो गया तो हो गया, दे हैव टू टेक दी मेडिकेशन, वो अपनी विल पे उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वो सेल्फ में। अच्छा, अगर इस तरह का अटैक हो गया जैसे आपने बात की, सबसे पहले तो विद इन 3 to 8 आवर्स उनको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ईसीजी होगी, एमआरआई होगा, डायग्नोस होगा, और उस तरह इनिशियल मेडिकेशन जो है इनकी आती है प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, अच्छा, जो दी जाती है विद इन 3 to 8 आवर्स उसको दिया जाता है। उससे क्लॉट रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, वो गोल्डन मेडिकेशन है, उससे क्लॉट रिजॉल्व हो जाता है। हेमरेज की सूरत में चांसेस क्या होते हैं? नहीं, हेमरेज की सूरत में नहीं, दैट विल गो फॉर सर्जरी। वो सर्जरी, हाँ, वो सर्जरी की तरफ जाएगा। उसमें रिपेयरमेंट के चांसेस होते हैं? देखिए, उसमें या तो स्टंट डाला जाता है, और अगर बहुत क्लिप किया जाता है या स्टंट डाला जाता है, दोनों में से वो डिसाइड होगा कि पेशेंट किस तरफ है। अगर ज़्यादा है तो ओपन सर्जरी करके क्लॉट को रिमूव किया जाएगा। लेकिन अगेन जो हेमरेज है वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू इस्केमिक, क्योंकि ब्लड है वो पूरे ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा है और कैविटी क्लोज है, तो उस वजह से बहुत। और सेकेंडली हमारे यहाँ ये कि लोगों को पता देर से चलता है। पहले वो आम हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर वो कार्डियक हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से रेफर होंगे ब्रेन की तरफ, और वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह कोई इशू है। बाकी कोई अगर आप, और वैसे ये सिर्फ आम लोगों नहीं, हर किसी का ये इशू है। एग्जैक्टली। तो ये तकरीबन लोगों को जो है वो इस तरह के इश्यूज रहते हैं। लेकिन अगेन जैसे आपने बात की, फिजियोथेरेपी